हाय गाइस, लेकर हाजिर हैं हम आपकी सेवा में टेंस का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग जानने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी आइडेंटिटी। यहाँ पर हमने जो मेंशन किया है वो दो तरीके से इसकी आइडेंटिटी को मेंशन किया है। फर्स्ट है इसमें जो हिंदी सेंटेंस से जाते हैं, और सेकंड है जो इंग्लिश सेंटेंस से जाते हैं। किस तरीके से हम लोग पहचान करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी फर्स्ट है, एट द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस वी फाइंड ता है, ती है, ते है, इट्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर जब भी किसी हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। यदि कोई इंग्लिश सेंटेंस दिया रहता है और यदि हमको पहचान करना होता है कि जो अमुक वर्ड है या सेंटेंस है वो किस टेंस के क्राइटेरिया के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया गया कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो यदि हमको फर्स्ट फॉर्म में शो करता है तो समझ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है। यदि दूसरी प्रकार से वाक्य कोई मिल रहा है कि जिसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस उसमें यस अथवा यस जुड़ा हुआ है, तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्राइटेरिया के अंतर्गत आएगा। और यदि उसमें डज अथवा डू लगा हुआ है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। यानी इंग्लिश सेंटेंस की तीन बेसिक्स पहचान होती है और हिंदी सेंटेंस का एक ही पहचान हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसके बेसिक्स रूल के बारे में। तो किस तरीके से हिंदी को ट्रांसलेशन करते हैं, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, उसके रूल को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो पहला रूल, जैसा कि देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर, किसी भी सकारात्मक हिंदी वाक्य में, सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, हम किसी अन्य दिन में जो अन्य वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सेंटेंस के काइंड्स, जिसमें हम इसके बारे में जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनके बेसिक्स के बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। हालांकि अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग टेंस के बारे में, तो इसी पे कंटिन्यू रखते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। तो किसी भी सकारात्मक हिंदी वाक्य में कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। नंबर आपको बाद में हम पढ़ाएंगे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में, किस तरीके से सिंगुलर में और सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, इन सब के बारे में अलग वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में पर्सन के बारे में भी पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। टेंस के बारे में अगर पूरी तरीके से आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं या पूरी तरीके से सही सही ट्रांसलेशन के रूल को समझना चाह रहे हैं, तो पर्सन के बारे में जानना बेहद आवश्यक पड़ जाता है। तो किसी अन्य वीडियो में हम लोग जल्द ही इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है तो वहां मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके उसमें यस अथवा यस जोड़ देते हैं। कब जोड़ेंगे? जब सकारात्मक वाक्य रहेगा प्लस उसमें थर्ड पर्सन का क्राइटेरिया रहेगा मेन वर्ब कर्ता का, और साथ ही साथ में वो सिंगुलर नंबर में होगा, यानी थर्ड पर्सन हो प्लस सिंगुलर नंबर में होगा, तभी हम लोग उसमें मेन वर्ब में यस अथवा यस जोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है यदि सकारात्मक वाक्य में थर्ड पर्सन के अलावा, यानी जो यहाँ पर हम लोग थर्ड पर्सन में यूज कर रहे थे, अब थर्ड पर्सन में आते क्या है, जैसे आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी भी जानवर के नाम हो जाते हैं, किसी भी जानवर या इंसानों के नाम, वस्तुओं के नाम, ये सारे के सारे यानी नाउन्स, जिनके बारे में हम लोग किसी अगले वीडियो में ही चर्चा करेंगे, तो वो सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो थर्ड पर्सन के अलावा अन्य कर्ता यानी इसके अलावा कोई और दूसरे सब्जेक्ट पाए जाएंगे, तो वहां पर मुख्य क्रिया में यस अथवा यस नहीं जोड़ते हैं। नेक्स्ट, अगर वाक्य निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करेंगे? तो निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होगा। अभी तक जो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ रहे थे उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कंपलसरी हो जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के थर्ड पर्सन के साथ, और जब सिंगुलर नंबर होगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करेंगे, तथा अन्य के साथ में हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नोट मेंशन कर दिया हूं कि आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि कहां पर यस का इस्तेमाल करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में और कहां पर ईएस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर यूज ऑफ ईएस लिखा हुआ है, तो किसी भी हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया की अंग्रेजी का अंतिम अक्षर ए, आई, ओ अथवा यू आने पर उसमें ईएस जोड़ेंगे। अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग कि वॉवेल जो होते हैं वो कुल मिला के 5 होते हैं, लेकिन अंतिम अक्षर केवल 4 ही लिखा हूं मैंने कि ए, आई, ओ अथवा यू, चूंकि हम लोग को ई के साथ में एस ही जोड़ना होता है। तो यहाँ पर जब ये चारों अक्षर आएंगे किसी भी वाक्य किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर में, तो वहां पर ई एस जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है यस किस तरीके से जोड़ते हैं, तो अंतिम अक्षर ई अथवा अन्य कोई व्यंजन होता है तो उसमें एस जोड़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते वक्त हमको सबसे पहले सब्जेक्ट को मेंशन करना होता है। सब्जेक्ट के पश्चात में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें यस अथवा यस जोड़ देते हैं। यस अथवा यस ऑप्शनल है, यानी जब हमको मेन वर्ब का थर्ड पर्सन यानी कर्ता जो रहेगा वो कर्ता जो रहेगा, सब्जेक्ट जो रहेगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मिलेगा तो ही यस अथवा यस जोड़ना है, नहीं तो नहीं जोड़ना है। इसके बाद प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन मतलब इन, इनटू, अमंग, बिट, विथ, बाई, फ्रॉम, फॉर, टू, ये सब प्रीपोजिशन आते हैं। तो इसमें मेन वर्ब के पश्चात में जब यस अथवा यस जोड़ लेते हैं या फिर यस अथवा यस नहीं जोड़ते हैं, इसके पश्चात हमको प्रीपोजिशन यूज करना होता है। ये भी ऑप्शनल होते हैं, यानी कभी कभी यूज होते हैं और कभी कभी यूज नहीं होते हैं। इसके पश्चात में ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको लिखते हैं। नेक्स्ट इसके पश्चात में प्रीपोजिशन की क्राइटेरिया फिर से आती है और लास्ट में हम लोग अदर वर्ड मेंशन कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल खत्म हो जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है आपका कि राजू यह सामान अपने घर से लाता है। ये वाक्य है हमारा और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बारे में कि किस तरीके से ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो आइए ट्रांसलेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा वाक्य है, थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूँ स्क्रीन को। यहाँ पर जो सबसे पहले वाक्य हमारा, राजू यह सामान अपने घर से लाता है, तो यहाँ पर देखते चलिएगा सब्जेक्ट आपको सबसे पहले ही मिल जाता है राजू। तो आप लोगों को सबसे पहले राजू लिख देना है। राजू लिखने के पश्चात में हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब की जब पहचान करते हैं हम लोग तो ये होता है कि खाना पीना, नहाना, सोना, दौड़ना, कूदना, खेलना, पढ़ना, ये सारे के सारे वर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं लाता है और लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रिंग, लिख देते हैं। अब हमको मालूम है कि राजू जो है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। चूंकि राजू एक ही बंदा हो सकता है तो राजू के साथ में क्या करेंगे, हमको इसके मेन वर्ब में यस अथवा यस जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब है ब्रिंग और हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसका अंतिम अक्षर वावेल जी आ रहा है, तो इसलिए इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या, एस। तो राजू ब्रिंग्स, राजू लाता है। तो राजू क्या लाता है, यह सामान लाता है। तो यह सामान की अंग्रेजी हो जाएगा दिस और सामान का थिंग। थिंग, प्रोडक्ट, आइटम जो भी आप मेंशन करना चाह रहे हैं वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने घर से। यहाँ पर प्रीपोजिशन आ जा रहा है अदर वर्ड के साथ में, अपने घर से। तो फ्रॉम लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम इससे हो जाएगा अपने घर से। तो राजू थर्ड पर्सन है और राजू के साथ में अपने की अंग्रेजी हो जाएगा। इसको भी हम लोग किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे कि अन्य सब्जेक्ट मतलब भिन्न भिन्न सब्जेक्टों के साथ में अपने की अंग्रेजी परिवर्तित होती रहती है। तो किस तरीके से परिवर्तन होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे मैं मुलाकात करूंगा और इसको देखेंगे। हालांकि इसको देख लेते हैं। तो राजू के साथ में अपने की अंग्रेजी हो जाएगा हिज और घर का होम लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है कि राजू ब्रिंग्स द थिंग, दिस थिंग फ्रॉम हिज होम। अगला, तुम रात में यह पाठ, तुम रात में यह पाठ लिखते हो, सॉरी, तुम रात में यह पाठ लिखते हो। तो इसको देखते हैं ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले यू, फिर इसके बाद में मेन वर्ब हमको मेंशन करना है क्योंकि जैसा कि रूल में स्ट्रक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर रूल में स्ट्रक्चर में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब है इसमें लिखते हो। तो लिखना की अंग्रेजी क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट। अब हम देख पा रहे हैं कि राइट में अंतिम अक्षर जो है ई है और मैंने आपको नोट में सबसे पहले ही लिखवा दिया है कि जब ई अथवा बाकी सारे व्यंजन जो आते हैं उसके लास्ट में हम लोगों को जोड़ना होता है एस। तो यहाँ पर जोड़ेंगे एस। तो यहाँ पर यस नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ में मेन वर्ब में यस अथवा यस नहीं जुड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन था और इसके लिए माफी चाहेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि जैसे सब्जेक्ट आपका था यू और यू के साथ यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन में आता है और सेकंड पर्सन के साथ में मेन वर्ब में यस अथवा यस नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, आप लिखेंगे यू राइट और तुम लिखते हो। तो क्या लिखते हो, यह पाठ, तो यानी दिस लेसन।
आगे, तो तुम लिखते हो, यह पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बचता क्या है, रात में। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आ रहा में, तो मे की अंग्रेजी पहले मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इन और दी नाइट, फुल स्टॉप। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, यू राइट दिस लेशन इन दी नाइट। आगे आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं, उसका रूल आपके सामने है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर डज अथवा डू लिखना होता है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें यस अथवा यस नहीं लगाते, यानी निगेटिव सेंटेंस का जब ट्रांसलेशन करते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें यस अथवा यस का जो यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में कर रहे थे वो हट जाता है। फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन और अदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा होगा, मैं तुम्हें यह किताब नहीं देता हूँ। ये आपका वाक्य है और इसका हम लोगों को ट्रांसलेशन करना है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर ले रहे हैं। मैं तुम्हें यह किताब नहीं देता हूँ, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, वाक्य में जो आई है वो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब जो यूज करना होता है वो डू यूज करना होता है। तो आई डू, इसके बाद में नॉट लिखेंगे, जैसा कि रूल में कह रहा है कि डज अथवा डू इस्तेमाल करिए। इसके पश्चात में नॉट का इस्तेमाल करना है, नॉट लिखना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर आई डू नॉट लिखेंगे। डू नॉट लिखने के पश्चात में मेन वर्ब लिखना है, तो देता हूं, तो देना का गिव होता है, गिव लिखा, तो आई डू नॉट गिव। और यह किताब, तो यह किताब से पहले मैं नहीं देता हूं, किसे नहीं देता हूं, तुम्हें, तो आई डू नॉट गिव यू दिस, आई डू नॉट गिव यू दिस बुक। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई डू नॉट गिव दिस बुक यू टू यू, तब टू लगाना पड़ेगा आपको इसको। इसके रूल को अन्य बार हम लोग अन्य वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट आता है, जानवर नदी में पानी नहीं पीते हैं। ये वाक्य है हमारा। तो जानवर यानी एनिमल्स। अब चूंकि एक जानवर नहीं है, कई सारे जानवर हैं, तो जब कई सारे जानवर हैं तो ये प्लूरल नंबर में आ जाता है, यानी बहुवचन में आ जाता है। तो इसके लिए हम लोग इसके साथ में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो डू का इस्तेमाल करेंगे। तो एनिमल्स डू नॉट। बाद में ड्रिंक वाटर नदी में, तो इन दी। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस का है ट्रांसलेशन वो हो चुका है। जानवर नदी में पानी नहीं पीते हैं, तो एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक द वाटर इन दी रिवर। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर में चर्चा करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है यस नो टाइप। यस नो टाइप का मतलब जो वाक्य होते हैं कि क्या से प्रारंभ होते हैं, जैसे मतलब क्या वह खाना खाता है, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या वह रोती है। इस तरीके से जो वाक्य होते हैं वो यस नो टाइप में होते हैं। तो इस पहले भाग को देख लेते हैं। तो जब क्या वाले सेंटेंस आएंगे तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करना है कि सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिख देना होता है। हेल्पिंग वर्ब के पश्चात में हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और इसमें यस अथवा यस का प्रयोग नहीं करते हैं, यस अथवा यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्रीपोजिशन रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए देखते हैं आगे इसमें कुछ एग्जांपल्स। तो क्या हम रात में एक गाना गाते हैं, ये वाक्य है हमारा और इसका ट्रांसलेशन हमको करना है इंग्लिश में। तो ट्रांसलेशन करते वक्त हमको ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट के आधार पे हमको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हम है और हम जो है वो प्लूरल नंबर है फर्स्ट पर्सन में, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो डू इस्तेमाल होता है, तो डू बी। फिर इसके बाद में यानी आपका सब हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, आपके बाद मेन वर्ब लिखना है। तो गाते हैं, तो गाना का अंग्रेजी होता है शिंग। अब क्या गाते हैं, तो एक गाना, तो ए सॉन्ग, गीत की अंग्रेजी सॉन्ग होता है। तो डू बी सिंग अ सॉन्ग, और रात में है तो इन दी
इन दी नाइट। जाता। नेक्स्ट आते हैं, क्या रवि अपनी माता जी के साथ बाजार जाता है, ये वाक्य है। इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और इसके साथ में हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे डज का। तो डज रवि, क्या रवि, ये हो चुका है। इसके पश्चात में हमको लिखना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जाता है, तो गो, कहाँ जाता है, बाजार। तो गो टू मार्केट, रवि गो टू मार्केट, यानी क्या रवि जाता है बाजार, कैसे, अपनी माता के साथ। तो यहां पर लिखेंगे विद, और रवि है लड़का तो उसके साथ में अपनी माँ का अंग्रेजी हो जाएगा, अपने का अंग्रेजी हर, सॉरी हिज, लड़की होता तो हर हो जाता, हिज मदर, विद हिज मदर, यानी डज रवि गो टू मार्केट विद हिज मदर, क्वेश्चन मार्क। आगे आते हैं डब्ल्यू एस टाइप में। तो डब्ल्यू एस टाइप का रूल देखते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखा जाता है। इसके पश्चात में डज का प्रयोग करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर यस अथवा यस इसमें भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, फिर प्रीपोजिशन